नमस्कार, स्वागत है आपका गेम चेंजर विद एमजे के एक बेहतरीन एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज रक्तदान के बारे में, जहां हम समझेंगे इस शख्स की कहानी जिसको लोग प्यार से ब्लड मैन भी कहते हैं। आइए आपका तारुफ मैं कराऊंगा डॉक्टर बसंत गोयल से, जो गोयल मेडिकोज के संस्थापक हैं और एएनटी फार्मा भी चलाते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू। जहाँ हम बात करना चाहते हैं आपसे आज, हमने शुरुआती रक्तदान से करी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रक्तदान को आपने अपने जीवन का अभियान कैसे बनाया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। रक्तदान मनोज जी, मतलब ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसकी। जी प्लीज़। जब मैं बहुत छोटा होता था, मतलब 7-8 साल को होता हूँगा, उस टाइम में मैं कभी हॉस्पिटल गया हूँगा किसी के लिए, जैसे जाते हैं किसी के साथ चले गए, पेरेंट्स के साथ चले गए, तो वहाँ पर जाकर देखा कि किसी को 2 यूनिट ब्लड के लिए बोला गया, किसी पेशेंट के लिए बोला गया। डॉक्टर ने उसको एडवाइस की कि 2 यूनिट ले आइए। तो मैंने देखा जो उनके साथ के जो रिलेटिव्स थे, लोग थे, वो धीरे धीरे करके चले होने लगे, क्योंकि खून देने की बात है। हाँ, क्योंकि खून देने की बात आ गई, वो गायब होने लगे। अच्छा, ओके। मैं वहाँ देखता रहा। उस टाइम में कुछ कर तो नहीं सकता था क्योंकि मैं इतना छोटा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक विजन आ गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि अपने भारत देश में किसी को भी ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए और कहीं ये एपिसोड दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये मेरे एक दिल में एक विजन आया। जिस विजन से मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और आज से करीबन 23-24 साल पहले पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। कितने यूनिट आए आपके उस दिन? उस दिन जो हमारी यूनिट आई वो 2392 यूनिट आई। 2392 यूनिट। इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 2392 या। और उस दिन क्या था, लोग तो आए 10,000 से ज्यादा जी। ये यूनिट वो हैं जिनकी सारी टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे डायबिटीज है, पेशेंट डायबिटिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। यदि उसने रात को अल्कोहल ले लिया, उसका हम नहीं ले सकते। HIV हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। मैं आपको बीच में से एक सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि ये सवाल मुझे आपसे बाद में पूछना था। हालांकि हम रक्तदान के बारे में बात करें, जो ये समाज का सबसे बड़ा और बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, ये जो ब्लड मैन आपको नाम आया, ये कहाँ से आया? लोग क्यों ब्लड मैन बोलना चालू कर दिए? क्यों? क्योंकि आप खून प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को हर जगह, देश में जा जाके। ब्लड मैन का नाम किसने दिया और कैसे आया? ब्लड मैन का नाम मुझे राष्ट्रपति जी ने दिया। राष्ट्रपति जी ने दिया, जो अभी करंट राष्ट्रपति मुर्मू जी। मुझे 4 दिन वहाँ रहने का मौका भी मिला। वाह। मैं 4 दिन वहाँ रहा। ओके। राष्ट्रपति जी ने आपको ये नाम ब्लड मैन का दिया। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत और न भूलने वाला क्षण होगा आपके लिए भी। अब मैं आपको वापस आपके जीवन पे हम झांकना चाहते हैं कि डॉक्टर बसंत गोयल यहाँ तक पहुँचे कैसे, कि बागपत के एक छोटे से शहर से आप सरूरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ दादाजी की एक छोटी सी दुकान से बैठ के आपने सफ़र तय किया है। तो आपके जो आप पीछे मुड़ के आज जो सफ़र को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दिनों में आपने क्या पाया है और क्या पीछे छूट गया? जब आप यहाँ तक डॉक्टर गोयल के बारे में मैं पूछूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें लगता है कि छूट गया पीछे? मैं कहूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पाया ही पाया है, कुछ छूटा नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात। मेरा एक ऐसा मानना है कि भगवान यदि हम किसी को एक हाथ से देते हैं, भगवान 100 हाथों से हमें देता है। जी जी। जब मैं छोटा था तो मेरा एक ही विजन था, बिजनेस। यस। तब धीरे धीरे करके मानवता का जो एक कीड़ा है ये सपनों में तो था, लेकिन हकीकत में आने में इसको समय लगा। तो हम लोग सरूरपुर से बिलोंग करते हैं। 10th तक मेरी एजुकेशन भी वहीं रही। जब उसके बाद हम दिल्ली आए, 94 में हमने दिल्ली में स्टार्ट किया। 94 में जी। तो वहाँ से सब वाइंड अप करके यहाँ आए। 30 साल आज गोयल मेडिकोज को दिल्ली में हो गए। 30 साल। तो सबसे पहले हमने लोगों को ये बड़ा एक मैसिव मैसेज दिया डिस्ट्रीब्यूशन में, कंपनीज को, कि आपको पहले आप सिक्योर हैं, आपका पेमेंट सिक्योर है, आपका व्हीकल सिक्योर है, आप आइए तो सही। वो इन्वायरमेंट दिया आपने। वो एनवायरनमेंट हमने उन लोगों को दिया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस मिथ्या को चेंज करना पड़ा हमें, जो लोगों के बीच में था कि यदि हम शादरा में जाएंगे तो शादरा में जाकर हमारी साइकिल चोरी हो जाएगी, दवाई चोरी हो जाएगी। yes. उनको वो एक प्रॉमिस दिया कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा और आप यहाँ करें। तो बचपन में जैसे आपने बताया कि बागपत के छोटे से शहर से आप आए हैं,
तो वहाँ पे साइकिलिंग करने का बड़ा शौक होता था आपको, आप 6-7 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करते थे, 10th तक की पढ़ाई करी, पढ़ाई में आप बहुत होशियार थे, तो साइकिलिंग चलाने का शौक था या उस समय कोई साधन अवेलेबल नहीं था? मेरे होम टाउन से अराउंड 10 किलोमीटर आगे जाके बड़ौद से पहले एक जगह पड़ती है टोड़ी, वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था केमिस्ट्री का। ओके। तो मैं 10 किलोमीटर साइकिल चलाता था और कोई रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। विजन था सिर्फ पढ़ना, साइकिल से जाना, साइकिल से आना। और भगवान ने दिया भी कि 10th में 4 सब्जेक्ट में मुझे डिस्टिंक्शन मिली, जो आज भी बोर्ड में नाम जो लिखा हुआ आज भी बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है। आज बसंत गोयल, बसंत। चार सब्जेक्ट में डिस्टिंक्ट। बट उसके साथ साथ आप बचपन में क्रिकेट बड़ा खेला करते थे, अभी समय मिल पाता है क्रिकेट का? रियली आपकी रिसर्च का जवाब नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी रिसर्च का जवाब नहीं है। आज मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। रियली मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता था। अच्छा, ओके। और उस टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। मेरे फादर बेसिकली उस टाइम पीजीटी थे, दिल्ली में टीचर थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक किट पूरी मुझे क्रिकेट की आप ला के दे दीजिए। उन्होंने कहा आपको, मुझे लगता है पढ़ना तो है नहीं, शायद क्रिकेट ही खेलना है। मैंने बड़ी जिद की, जैसे बच्चे जिद करते हैं। खैर अल्टीमेटली उन्होंने मुझे किट ला के दी। वाह। किट लाने के बाद मुझे नहीं पता कि सुबह कब होती थी और रात कब होती थी। मैं पूरा दिन क्रिकेट के साथ बीतता। यस। लेकिन जब मैं 9th में आया तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में। मेरे ग्रैंडपा, जिन्होंने गोयल मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट किया था, उन्होंने एक बैत लिया और शायद मैं काफी दूर हूँगा, मुझे वो बैत फेंक के मारा उन्होंने मुझे कहा कि आज चाहे तो क्रिकेट रहेगा या पढ़ाई रहेगी, दोनों में से एक चूज कर लो। अब वो समय चला गया और नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप 10th भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जी। उस दिन शायद मैंने क्रिकेट के बल्ले को रख दिया और उस दिन से किताबें मेरे हाथ में आ गई। आप जब 10वीं से कक्षा पास करके आप जब दिल्ली आए, आगे पढ़ाई करी, उसके बाद आप बैंगलोर कर्नाटका की तरफ मूव करे, आगे डी फार्म किया, तो रैगिंग वगैरह कुछ हुई, कुछ किस्सा याद आता है? हाँ, उससे पहले लुडलो कैसल जब मैं 11th में, उसका भी मैं कुछ बताना प्लीज बताइए। मैं छोटे से गांव से आया था, दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद लुडलो कैसल बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है दिल्ली का। जी। उसमें एडमिशन हो गया क्योंकि बहुत अच्छी परसेंटाइल थी यूपी में, आराम से एडमिशन। जी। एडमिशन होने के बाद अब हमारा कल्चर तो वही गांव वाला था। दिल से देसी। बिल्कुल देसी। तो कोएड स्कूल था, लड़के लड़कियां एक साथ थे। वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो जब कोएड स्कूल में हम आए तो बेसिकली गुस्सा आने को छो आना बोलते हैं। हर जगह की अपनी एक लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है। छो आना गुस्से को बोलते हैं, छो आना। तो 3-4 दिन ही बीते थे और 3-4 दिन बीतने के बाद किसी को कुछ गुस्सा आया तो मैंने उसको बोल दिया कि आपको तो छो आ गया। वो एक लड़की थी, उसको मैंने ये बोल दिया, छो आ गया। तो मैंने क्या देखा, जैसे ही रेसिस हुई, ब्रेक हुआ, पूरी क्लास के अंदर एक ही बात चल रही है, तुझे छो आ गया, तुझे छो आ गया, तुझे छो आ गया। उसके बाद मैं बेंगलोर फार्मेसी करने गया। उस टाइम में फार्मेसी में भी एक ऐसा पल था, वहां पे 95-96 में बहुत जबरदस्त तरीके से रैगिंग होती थी। हाँ, उस समय एक ऐसा समय था जहां रैगिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। कैन यू इमेजिन, मेरे कॉलेज का नाम चनिगा रमैया कॉलेज ऑफ फार्मेसी था। चनिगा रमैया की स्पेलिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि रैगिंग के ड्यूरेशन में वो 50 बार आपसे स्पेलिंग पूछते थे। मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, चनिगा रमैया। तो वो 50 बार पूछते थे। अब 50 बार पूछेंगे तो कोई ना कोई वर्ड आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे। तो वापिस वो कॉलेज भेजते थे रात को। आप 2 किलोमीटर दूर हॉस्टल था, वहां से आप कॉलेज जाएंगे, वहां से आप नाम दोबारा पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दोबारा वो पूछेंगे आपसे। यदि आपने फिर गलती की तो फिर वापस आप 2 किलोमीटर जाएंगे। तो वो एक ऐसा पल था, रियली मतलब मुझे लगता है कि एक बार तो ऐसा समय भी आया जब मैंने एक बार अपना सामान पैक कर लिया कि मैं जाना है, कि मुझे वापस जाना है। और रैगिंग बहुत होती थी। हाँ, इतनी रैगिंग होती थी कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। खैर धीरे धीरे करके टाइम बीता, मैंने एडजस्ट किया और फर्स्ट ईयर में कॉलेज को टॉप किया। अच्छा, टॉप किया। ओके। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत एजुकेटेड फैमिली से आते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे अब नौकरी कर लेनी चाहिए या सिविल सर्विस की तरफ चले जाना चाहिए या डॉक्टर बन जाना चाहिए, मैं कहाँ ये अपने दादाओं के या पापाओं के बिजनेस में घुसूं? कभी थॉट आया आपके दिमाग में ऐसा? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा विजन बड़ा क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे फार्मेसी को इतना ऊपर लेकर जाना है
कि वर्ल्ड में नाम हो। नहीं, आई थिंक ये आप अच्छा मैसेज भी दे रहे हो बातों में कि आज की डेट में जो देखा जाए कि एक जो तबका है एक नौकरी की तरफ बढ़ चला है, मेट्रोज में खासकर। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ है जिसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कि लोग आगे आएँ, स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं। आई एम श्योर उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बट ये अच्छी मैसेज दिया आपने कि कोई भी बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता, बिजनेस तो बिजनेस ही है, आप जिस तरीके से करना चाहें। बट एक सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 में जो आपके लाइफ में एक अचानक से टर्निंग पॉइंट आया, जब मैं रिसर्च कर रहा था हमें पता चला कि एक आपके एक बहुत फेमस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, जो ऑपरेशन गलत हो गया। तो क्या किस्सा था और किस चीज़, कैसे आपने उस स्ट्रगल से आप ओवरकम हुए, आप जरा विस्तार से बताएं उसके बाद 2002 का जो किस्सा था। 2002 में क्या था कि मुझे पैशन था हर वक्त काम। किसी को अल्कोहल पीने की आदत होती है, मैं वर्क अल्कोहलिक था। उसी में नशा है। हाँ, सिर्फ उसी में नशा है, हर वक्त काम 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 काम। मैंने ना कभी खाना देखा, ना मुझे हर वक्त सिर्फ ये रहा कि अपना एक मुकाम है, उस टारगेट को पूरा करना है। मुझे कभी पैसे की तमन्ना नहीं रही। ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इससे क्या अर्न कर रहा हूँ, क्या नहीं अर्न कर, ये मेरे कभी नहीं रहा मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में एक विजन था कि ये नाम कहाँ तक जा सकता है। 2002 में मुझे कुछ एब्डोमेन पेन होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, बिकॉज ऑफ, वो मैं बताऊंगा अभी बाद में क्यों होने लगा, कैसे होने लगा। पेट दर्द हुआ तो हमारा प्रोफेशन ही ये है, हम लोगों ने तभी सीटी स्कैन, MRI सब कुछ कराया, क्योंकि आप जानकार हैं और कहीं ना कहीं से VVIP सिंड्रोम भी कहेंगे। तो हाँ, तो हम लोगों ने एकदम जो है सब चीज़ें कराई और कराने। VVIP सिंड्रोम है ये, बिल्कुल सही। तो उसको जो है फिर हम, मेट्रो हॉस्पिटल है नोएडा के अंदर ही, यहाँ पर मुझे एक डॉक्टर मिले, उन्होंने मेरी सर्जरी कर दी। सर्जरी हो गई। उन्होंने मुझे बोला 7 दिन आपको एक कष्ट सहना है और 7 दिन के बाद आपकी इतनी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे भी लगा आखिर वो 7 दिन है, 7 दिन तो कट ही जाएंगे, जैसे कट जाएंगे। लेकिन आई वॉज अनफॉर्चुनेट, वो 7 दिन मेरी ज़िंदगी में एक अभिशाप बन गए। आज 22 साल बाद भी मैं कहीं ना कहीं उस सर्जरी की वजह से ट्रबल में हूँ। क्या हुआ था सर्जरी में? सर्जरी में मेरी आंतों को काट दिया गया। आंतों को काट दिया? आंतों को काट दिया गया। और आंतों को काटने के बाद उनको लगा कि सर्जरी गलत हो गई, उन्होंने मेरे पेट को बंद कर दिया। अच्छा। 2 घंटे बाद अंदर ही अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, फिर मेरी एब्डोमेन को खोला गया, पेट को खोला गया, फिर से खोला गया, दोबारा फिर सर्जरी हुई। उस टाइम में भी एक ऐसा पल है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ, दूसरों को भी हमेशा खुशी देने की कोशिश करता हूँ। जब मैं OT में अंदर जा रहा था, मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी हुई थी, तो मैं उनको बाय ऐसे करके, बड़े अच्छे से बाय करके गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 7 दिनों के बाद अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी। सही बात। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और वो एक ऐसा पल मेरी ज़िंदगी में आया कि 7 दिन बाद वहाँ से, हॉस्पिटल से तो छुट्टी हो गई और वो डॉक्टर सर्जरी करके कहीं बाहर घूमने चले गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 7 दिन में आप ठीक हो जाओगे। मैं 7 दिनों के बाद घर गया। घर जाने के बाद सबसे पहले मेरी मम्मा ने मुझे पपाया दिया थोड़ा सा खाने के लिए, बहुत इतना सा पपाया था। जैसे ही मैंने उसको खाया, मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। और वो एक मेरी लाइफ का एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है जिसको अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद मैं कभी 2 साल तक रोटी नहीं खा पाया। असहनीय। मैं उसके बाद सिर्फ जो है थोड़ा सा यदि फ्रूट भी लेता था तो फ्रूट से ही मुझे वॉमिट आती थी और मेरा जो फार्मेसी का कैरियर, सपना, ड्रीम था, सब रुक गया। वो भी रुक गया, स्टॉप आ गया। बिल्कुल। और एक ऐसी नौबत आ गई मेरे साथ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब ये सब कुछ नहीं होगा और हमें फार्मेसी को भी शट डाउन करना होगा, क्योंकि बैठने के लिए मैं जा ही नहीं सकता था। सीधी बात है। मेरा वेट सर्जरी से पहले 61 kg था, जो सर्जरी के एकदम 1-1.5 महीने बाद वो 40 किलो रह गया। और एक ऐसा वक्त भी आया जब मैं पैंट शर्ट नहीं पहन सकता था, कुर्ता पजामा, सिर्फ वो भी मुझे कस्टमाइज बनाने पड़े, तो वो मैंने पहने। धीरे धीरे करके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, खुद भी जो मैं अब सोच सकता था सब चीज़ें की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। अब भी हम थोड़ा मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। कहते हैं ना कि हर एक सफल व्यक्ति और हर एक व्यक्ति जो समाज के लिए भी काम कर पाता है, वो तभी कर पाता है जब तक उसको घर से सपोर्ट मिले। और आपकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं आपकी धर्मपत्नी का भी हाथ है, जो आपकी लाइफ पार्टनर नहीं होगी, बिजनेस पार्टनर भी है। तो आप इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं? वो भी अभी लाइव देख रही हूँ हमें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें?
मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यदि उनका साथ मुझे ना मिलता और मेरे पेरेंट्स का साथ मुझे ना मिलता, और अब तो मैं ये भी कहूँगा बच्चों का साथ भी कहूँगा क्योंकि मेरी बेटी अभी 12th में है, तो यदि वो सब मुझे कंपनी नहीं मिलती और उन लोगों का साथ नहीं होता तो मैं आज इस लेवल की मानव सेवा नहीं कर पाता। रक्तदान का अभियान चलाने के साथ साथ आप समाज सेवा के बहुत सारे कामों में और जुड़े हैं। आप कुछ गरीब बच्चों की शादी तक करवाते हैं ना, दिल्ली झारखंड जगह जैसी जगह जाके, छत्तीसगढ़ जाके आपने कुछ बच्चों की शादी कराई है। गौ सेवा में आप बहुत लगे हुए हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है? क्या बीच में ये भी एक खबरें आई थी कि रोहतास नगर से अगर सीट मिलती है तो डॉक्टर गोयल उसमें चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। अल्टीमेट समाज सेवा में तो कहते हैं ना कि आप समाज सेवा एक लिमिट तक कर सकते हैं, जब तक आपके पास वो अथॉरिटी या पावर नहीं आएगा तो आप उसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो आपकी ऐसी कोई है कि अगर आपको कभी मौका मिले, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं दिल्ली के, तो आप क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं ऑन कैमरा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर लोग देख रहे हैं कोई भी पार्टी के लोग, तो आपको अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि आपका नाम रोहतास नगर में आप किसी से पूछे तो बच्चा बच्चा जानता है। तो एक बड़ा कैंडिडेट बैठा हुआ मिल रहा है उनको, आपकी इच्छा है ऐसी कोई? इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। पहले तो कि हर बच्चा बच्चा जानता है, लैंडमार्क है गोयल मेडिकोज सबके बीच में। ये मैं भगवान पर छोड़ता हूं और मुझे ऐसा लगता है यदि कोई चांस मुझे पार्टी देना चाहेगी तो मैं उस चांस को लूंगा। लेकिन कहीं ऐसा लगता है मुझे भी कि कहीं बहुत बड़े लेवल पे जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की नीड पड़ती है। तो मेरा विजन तब भी वहां बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि यदि मुझे कभी पार्टी मौका देती है कभी भी, तो मैं उस भगवान को साक्षी मानकर चुनाव लड़ूंगा। और यदि कुछ होता है, यदि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो मेरा पर्पज तब भी सिर्फ एक ही होगा कि मैं मानव सेवा के ऊपर और कितना काम कर सकता हूं, गौ सेवा के ऊपर कितना काम कर सकता हूं, हॉस्पिटल्स को, स्वास्थ्य सेवा के ऊपर मैं कितना ध्यान दे सकता हूं, कितना हम उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो दिल्ली को बैठे बैठे हेल्थ मिनिस्टर मिल रहा है। ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूं। आज एक से एक आप इतना जानते हैं, ऑन अ सीरियस नोट, आप मेडिकल क्षेत्र के बारे में इतना जानते हैं, आप इतने एजुकेटेड है उस मामले में, तो आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं उस चीज़ को समझते होंगे कि आप भी आगे जाके समाज सेवा को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में गन शॉट फायर हुआ था, आपने आगे बढ़ के उस समय मदद करी थी, वो क्या किस्सा था? वो बहुत एक अलग किस्सा है। हमारे फार्मेसी के थोड़ी सी दूर पे, 500 मीटर दूर पर एक नथु कॉलोनी चौक है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है जी, नथु कॉलोनी। जहाँ नथु कॉलोनी चौक दिल्ली में मंडोली रोड की मार्केट उसको बोलते हैं। उस मार्केट में रात को 8:30 बजे गन शॉट हुआ। मंडोली रोड मार्केट बोलते हैं उसको। उस मार्केट में एक व्यापारी थे, मेरे लिए अननोन थे, मेरे कोई जानकार नहीं थे। मुझे तो सिंपल एक मैसेज मिलता है, उनके किसी व्यक्ति ने बोला कि आप उनके पास चले जाओ या उनको फ़ोन कर दो, वो आके हेल्प कर सकते हैं इसमें कुछ। मुझे शायद फ़ोन आया और मुझे लगता है मैं चप्पल में, जिस तरह मैं एप्रन डाले जैसे भी था, मैं ऐसे ही मैं भाग गया। ऐसे ही भाग गए। फार्मेसी वाज ओपन। पर आप उस सर्जन को जानते थे जिनका? नहीं, मैं नहीं जानता था। मेरे लिए सिर्फ प्रायोरिटी थी कि मैं किस तरह उस पेशेंट को जीटीबी हॉस्पिटल गवर्नमेंट से बचा पाऊंगा। मेरा विजन यही था कि मैं उस पेशेंट को कैसे बचाऊं। जान बचानी है। ये सिर्फ इस मोटिव के साथ मैं भागा। और ये भी हुआ, बीच में कहीं जैम था तो मैं पैदल भागा, फिर वापस किसी रिक्शा को लिया, और मुझे लगता है कि मैं 3, 4, 5 मिनट पे वहां पहुंच गया हूँ। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा उनको गन शॉट था, बहुत जबरदस्त गन शॉट था, और ऑलमोस्ट डॉक्टर्स कह चुके थे कि शायद ये पेशेंट ना बचे। कुछ भगवान की ऐसी कृपा थी या भगवान ने कुछ ऐसा बनाया कि जिनके साथ इंटरेक्शन हो जाता है, एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। मैं जैसे ही जिस डॉक्टर के पास पहुंचा, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं वो लोग जो लोग पीजी कर रहे होते हैं, एमडी कर रहे होते हैं, वो लोग होते हैं। सबसे पहले इनिशियली वही लोग देखते हैं। तो जब सीनियर रेजिडेंट देख रहा था तो मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया कि ऐसे ऐसे गोयल मेडिकोज से मैं आया हूँ और ये मेरे नोन है। मैंने उनको बोला ये नोन है मेरे। तो समय की बात कहेंगे कि भगवान भी सुनता है कि वो ऐसा जो सीनियर रेजिडेंट था कभी किसी मेडिसिन के लिए मेरे पास गोयल मेडिकोज पर आया था। अच्छा। उसने मुझे एकदम पहचाना कि आप तो डॉक्टर बैसन गोयल। मैंने कहा जी मैं वही हूँ, लेकिन ये मेरे रिलेटिव हैं और इनको किसी भी तरह ठीक होना है। बिल्कुल। तो मैं पूरी रात उनके साथ लगा रहा, उनके अटेंडेंट्स के साथ। वहाँ पे कम से 300-400 लोग थे। मैंने पूरी रात उन लोगों के साथ बिताई। लेकिन क्योंकि मेरे साथ एक घटना हो चुकी थी, मैंने उनको एक बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर कही
यदि आपको लगता है गवर्नमेंट से अच्छा ट्रीटमेंट कहीं और आप जाके पा सकते हैं, आज इतने सारे कॉर्पोरेट हाँ हाँ सही बात। मैक्स है, फोर्टिस है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि देखो आज कुछ भी इनको हो सकता है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं हर पल इनके साथ खड़ा हूं, हर जगह भाग भी रहा हूं, कहीं सीटी स्कैन हो रहा है हमारे, उनके साथ साथ स्ट्रेचर को लेके भाग रहा हूं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कहीं बेटर करा सकते नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी होगा, आप खड़े हैं, आपके खड़े होने के बाद जो भी होगा हमें स्वीकार है, ट्रीटमेंट जो आप चाहेंगे वो आप ट्रीटमेंट वो बच कराएंगे। गए फिर? वो बच गए, आज टच में है आप? बिल्कुल टच में है। कहते हैं ना, हर जीवन कीमती है, किसी न किसी तरीके से आपने मानव धर्म निभाया। सबसे बड़ी बात है कि मानव धर्म को आपने आगे रखा और वहाँ आप पहुँच गए। अब मैं वापस बिजनेस के बारे में आता हूँ। गोयल मेडिकोज का तो एक अच्छा नाम है नॉर्थ इंडिया में, आपने नाम बना लिया है। अब ANT फार्मा में भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक आपकी अलग फर्म है, वहाँ पे क्या काम हो रहा है? जब हम लोगों ने रिटेल में एक लेवल पा लिया तो हर आदमी की इच्छा होती है कि इससे आगे एक नया स्टेप स्टार्ट करें। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में गए। आज अराउंड हमारे पास 1800 प्रोडक्ट हैं। 1800? जिस तरह सिप्ला के प्रोडक्ट हैं 1800, 2000, रनबैक्सी, उसी तरह हमारे पास 1800 प्रोडक्ट हैं। अभी सिंगापुर में डॉक्टर तेरहान मेदांता मेडिसिटी के ओनर हैं, उन्होंने सबसे अच्छा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड, बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड भी हमें सिंगापुर में जाके दिया। वाह! तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो ये आपने, अभी तो सम्मान की बात हो गई, आपने एक नाम बना लिया, गोयल फार्मास्यूटिकल कर लिया, समाज सेवा में भी आप आगे लगे हैं, राजनीति की भी हमने बात कर ली कि अगर मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे दिल्ली से इलेक्शन लड़ते हुए। अब डॉक्टर गोयल कौन है वो हम समझना चाहेंगे। हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, हम उसमें 2-4 आपसे पर्सनल चीज़ें पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी जितना हो सके जवाब। नहीं, मैं बिल्कुल जल्दी फटाफट कोशिश करेंगे कि हम आपके बारे में लोगों को वो पहलू भी दिखाएं जो लोगों ने देखा नहीं है। तो पहला सवाल मेरा है, आपको सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? आप क्या खाना पसंद करते हैं? मुझे यदि मैं कहूँ तो मेरी वाइफ की हर चीज़ मुझे बनी हुई अच्छी लगती है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ये तो हर पति कहता है ऑन रिकॉर्ड। आप ऑन कैमरा मजबूरी में कह रहे हैं कि सच है? नहीं, ये कोई मजबूरी नहीं है, सच है, मुझे सब कुछ। पर एक चीज़ क्या पसंद है उनके हाथ? यदि मैं कहूँ तो छोले चावल और राजमा चावल मुझे सबसे ज़्यादा। छोले चावल और राजमा चावल आपके अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपका फेवरेट मूवी कौन सी रही ऑल टाइम, जो आपको लगता है ये मूवी मुझे चक दे इंडिया। फेवरेट एक्टर कौन है आपका बॉलीवुड में? शाहरुख खान। ओके, आपका फेवरेट राजनेता कौन है इंडिया में? नरेंद्र दास मोदी। आपको सबसे ज़्यादा क्या इंस्पायर करता है? पैसा, फेम, पावर, एनर्जी, क्या इंस्पायर करता है? सिर्फ मानव सेवा। मानव सेवा। आप मानव सेवा, स्वास्थ्य और गौ सेवा। आखिरी में चलते हुए मुझे बताइए कि अज्यूम कर लेते हैं कि आप दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर बन गए, आप रोहतास नगर से चुनाव लड़ लिए, आपको टिकट मिल गई, एक सेकंड के लिए अजम्पशन के बाद पे, पहला काम एज ए हेल्थ मिनिस्टर आप क्या करेंगे दिल्ली के लिए? सबसे पहले जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करना है। अच्छा, क्या ठीक करना चाहेंगे? तो मैं सबसे पहले, यदि मुझे भगवान ने कभी कोई चांस दिया और मैं इसके लिए कभी बना, तो मेरी सबसे पहले इच्छा यही है, क्योंकि मेरा सपना भी एक ही है, मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बिल्कुल प्राइवेट की तरह करना चाहता हूं, कि मैं उस तरह चाहता हूं कि पेशेंट बिल्कुल कन्वीनियंस से वहां जाए। उनके पास आज व्हाट्सअप का ज़माना है, SMS का ज़माना है, उनके पास रिपोर्ट जो है उनके मोबाइल पर आए, उनको रिपोर्ट दोबारा वहां जाने के लिए ना जाना पड़े। आप टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं। उनका अपॉइंटमेंट है तो उनके मोबाइल पर आए, दवाइयाँ टाइम पे मिले, दवाइयाँ टाइम पे मिले, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बसंत जी बहुत मज़ा आया, हमें बहुत सारे पहलू को आपने बताया। हम आशा करते हैं कि आपको जल्दी या दूसरे अवतार में हम जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने आज देखा, हमने डॉक्टर बसंत गोयल के जीवन के बारे में बहुत बारीकी से जाना, और सबसे बड़ा मैसेज जो मैं लेके जा रहा हूँ आज और दर्शकों को भी देना चाहूँगा कि मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा होती है। आप जहाँ भी किसी आदमी को देखें थोड़ा भी स्ट्रगल करते हुए, कोशिश करिए, आपका जो बन सके आप करिए। और साथ में आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े मैसेज दिया कि जो एनिवर्सरी है और बर्थडे है वो किसी बड़ी होटल में जाके केक काट के नहीं कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से रक्तदान में अपना समय दे रहे हैं। इसी तरीके से आपका भी जब जन्मदिन और बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, आप कोशिश करिए कि किसी न किसी तरीके से जाके कुछ न कुछ मानव सेवा जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे।